हाय एवरीवन। आज हम करेंगे BPSE 145 जो कि है आपका डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसका जो है यूनिट 7 वो हम करने जा रहे हैं, जो कि माइग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप पे है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइग्रेशन के बारे में, फिर रिफ्यूजीज़ के बारे में, सिटीज़नशिप्स के बारे में और इनका क्या मीनिंग है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये इसमें बोल रहा है द इशू ऑफ माइग्रेंट्स हैज़ डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिंस द 1930s। तो जो माइग्रेंट्स का जो इशू है इसमें मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे 1930s के बाद से ही जो है या इसी दौरान से जो माइग्रेंट्स का जो एक था, ये बहुत बड़ा इशू रहा है पॉलिटिक्स में। ठीक है, इट कंटिन्यूज़ टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द रीजन्स पॉलिटिक्स। तो उसके बाद भी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, यानी जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया उसके बाद भी जो है ये हमारे यहाँ पे रहा, मतलब इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है इसमें इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, यानी ये इसमें था तब से। ड्यूरिंग 1979 to 85 इट वॉज द सेंट्रल इशू इन द एंटी फॉरेन नेशनल मूवमेंट इन असम। तो असम में अगर आपको पता होगा तो एक एंटी फॉरेन नेशनल मूवमेंट हुआ था, जो कि इसमें भी यहाँ पे 1979 से 85 तक जो ये मूवमेंट हुआ था, इसमें भी ये एक मतलब सेंट्रल मेन इशू था इस मूवमेंट का। ठीक है, in the discourse on ethnic or ethno-nationalist politics in northeast India, the migrants are often alluded to as outsiders by the indigenous communities. तो जब भी यहाँ पे कोई ये होती है ना, मतलब हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिजीनियस वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, वो हमेशा मतलब कोशिश मतलब इस चीज़ में बिलीव करते हैं, या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सजेस्ट करते हैं, या लोगों का अटेंशन इस चीज़ पे लाना चाहते हैं कि जो यहाँ के माइग्रेंट्स हैं वो आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, तो ये जो आउटसाइडर्स के लोग हैं, ये बाहर से आके जो हमारी जॉब्स वगैरह या बाकी जो हमारी जो हमें जो चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं, वो हमसे छीन रहे हैं, है ना। तो ये इस चीज़ में ये अटेंशन लाना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिटीज़, माइग्रेंट्स एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ ब्रॉडली बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो जो हमारे ग्रुप आइडेंटिटीज़ की या बात करेंगे हम, या माइग्रेंट्स या इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो हैं हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स से बिलोंग करती है। तो एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको जो इसके बाद 9th यूनिट है उसमें मैं पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर आपको पढ़ाऊँगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम अभी यहीं पे बात करेंगे इसके बारे में। तो अब यहाँ पे है आपका in tribal areas the differences between the migrants and indigenous communities are often manifested in form of differences between the tribal and non-tribal groups। तो अगर हम अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर डिफरेंसेस हम देखेंगे ना ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ के जो माइग्रेंट्स और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं ना, उनमें आपको यहाँ पे वो डिफरेंसेस उसी तरीके से डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। ठीक है, the tribal areas in the northeast have often witnessed anti-outsider or एंटी माइग्रेंट मूवमेंट्स रिजल्टिंग इन वायलेंस। तो ट्राइबल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, यहाँ पे आप मतलब हमने बहुत सारे ऐसे एंटी आउटसाइडर मूवमेंट्स देखे हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा जो कि ख़तरनाक मूवमेंट्स हुए, जिसमें ये था कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको यहाँ से निकालो। माइग्रेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, या नॉन इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन होती है, या डिबेट्स जो होते हैं लेजिस्लेचर्स के अंदर, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इशू होता है वो आपका माइग्रेशन होता है। ठीक है, और ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होता है, असम में, मिज़ोरम में, त्रिपुरा और मेघालय में। ठीक है, द अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज़, तो हाँ, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री और लेटर बांग्लादेश, एंड द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप इन दिस सेंचुरी हैज़ ऑल्सो बिकम सेंट्रल टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस। तो उसके बाद जब हमारा जो है इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान में ये हो गया था, फिर आपको पता होगा कि ईस्ट पाकिस्तान होता था, यानी जो कि मतलब जो बांग्लादेश होता था वो कैसे फिर अलग एक कंट्री बन गया, जबकि पहले वो
पहले तो इंडिया का ही पार्ट होते थे, सारा पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट होता था। इंडिया से ही फिर वो उसमें जब उसको मतलब तोड़ा गया, बोलेंगे जब इंडिया के हिस्से किए गए, फिर उसमें से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का हमारा जो बांग्लादेश है वो भी उस टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा होता था, क्योंकि ये बोला गया कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है, तो वो एरिया जो है वो पाकिस्तान का जाएगा। बट जब पाकिस्तान फिर उनको बुरे तरीके से ट्रीट करने लगा, जो वहाँ के क्योंकि वहाँ पे जो मेन लैंग्वेज थी वो बंगाली थी, बट पाकिस्तान बोलने लगा कि नहीं, मेजर इशू यही था कि लैंग्वेज का जो था या पॉलिटिकल जो भी चीज़ें थी, पॉलिटिक्स में उनको ज़्यादा नहीं आने देते थे, तो था कि वो उर्दू को मेन लैंग्वेज बनाना चाहते थे। लेकिन जो हमें पता है कि बांग्लादेश में उर्दू नहीं उतनी बोली जाती है जितनी वहाँ पे आपकी ये बोली जाती है, आपकी जो बंगाली बोली जाती है ना। तो वो लोग इस चीज़ को लेके खुश नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, फिर दंगे फसाद हुए और एंड पे जो है बांग्लादेश बन गया है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे इन एरियाज़ में आ गए हैं ना। तो और उनको फिर सिटीज़नशिप देना, फिर वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि वो वहाँ से जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भाग के फिर इंडिया आए ना। जो हमारा वेस्ट बंगाल है आज का, या जो हमारा असम वगैरह है, वो असम वगैरह में उन्होंने भागने की कोशिश किया, जो बाकी एरियाज़ हैं। तो इसमें इस यूनिट में हम ज़्यादा माइग्रेशन, रिफ्यूजीज़ और सिटीज़नशिप जो है इसी के बारे में हम बात करेंगे मोस्टली। तो अगर हम सबसे पहले माइग्रेशन की बात करेंगे, तो माइग्रेशन, रिफ्यूजीज़ और सिटीज़नशिप, इनकी हम मीनिंग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम माइग्रेशन की मीनिंग देखते हैं, माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन सेटलमेंट। तो माइग्रेशन होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो हमेशा के लिए रहने के लिए या कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, है ना। अ रिफ्यूजी इज़ अ पर्सन हु इज़, वहीं पे रिफ्यूजी कौन होता है। रिफ्यूजी इज़ अ पर्सन हु इज़ फोर्स टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री फ्रॉम हिज ओरिजिनल हैबिटेट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रिफ्यूजी वो बंदा होता है जो उसकी अपनी कंट्री होती है वहाँ से उसको मार के बाहर निकाल दिया जाए, या उसको मतलब वहाँ पे जो उसकी मतलब कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से वो वहाँ से उसको मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है ना, मतलब वो दूसरी जगह पे जाके फिर वो रहने लगता है, ठीक है, या उसको फोर्स किया जाता है वो वहाँ से निकल के दूसरी कंट्री में जाए, तो उसको आप रिफ्यूजी बोलते हो। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ड्यू टू रीजंस। तो ये जो दूसरी जगह मतलब उसको क्यों निकाला जाता है या क्यों वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, वो हो सकता है कि उसको परसिक्यूशन बिकॉज ऑफ स्टेटस एज एथनिक माइनॉरिटी, या तो जिस कंट्री में वो था वहाँ पे उसको वो बहुत मतलब माइनॉरिटी में था, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी के लोग थे वो उसको बहुत परेशान करते थे, और उसके साथ बहुत परसिक्यूट होता है गंदा व्यवहार करना, मतलब बुरा उसके साथ उसका ट्रीटमेंट उसके साथ करना, उसको अनफेयरली ट्रीट करना, या उसको बहुत बुरे तरीके से उसके साथ बिहेव करना, तो वो होगा। या उसकी कंट्री में जो उसकी अपनी कंट्री होगी वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड आ गया, या वहाँ पे भूचाल आ गया, या जो उसकी स्टेट पॉलिसीज़ थी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ा। या एक्सटर्नल एग्रेशन उसको हुआ होगा, या सोशल स्ट्राइफ, या जो उसके जहाँ पे उस जिस कम्युनिटी में वहाँ वो रहता होगा उसके साथ उनकी लड़ाइयाँ हो गई होगी आपस में, तो फिर उसको जब वहाँ से निकाल दिया गया, यानी लोग मिलजुल के वहाँ पे नहीं रह पा रहे थे। सिटीजन्स आर दो, अब सिटीजन्स कौन होते हैं। सिटीजन्स आर दोज नेटिव्स ऑफ अ कंट्री हु आर ग्रांटेड लीगल राइट टू लिव इन दैट कंट्री एंड एंजॉय ऑल द एंटाइटलमेंट्स बाय द स्टेट। अब सिटीजन्स वो किसी भी कंट्री के वो लोग होते हैं जो वहाँ के असली रहने वाले होते हैं, और वहाँ पे उनको वो सारे लीगल राइट्स वगैरह जो उसको एक बंदे को सिटीजन को मिलने चाहिए, एक कंट्री के रहने वाले अपने बंदे को मिलने चाहिए, वो उसको मिलते हैं, ठीक है। या स्टेट के जो भी जैसे राइट टू वोट हो गया, जॉब्स वगैरह हो गई, या एजुकेशन हो गया, ये सारा उसको मिलता है ना। रिफ्यूजीज़ आर समटाइम्स ग्रांटेड, बहुत बार ऐसा भी होता है जो रिफ्यूजीज़ होते हैं ना उनको भी सिटीजनशिप मिल जाती है उस कंट्री की जिसमें उन्होंने माइग्रेट किया है। एंड समटाइम्स दे, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो हमेशा के लिए रिफ्यूजीज़ ही रह जाते हैं। जो सिटीजनशिप है या तो बर्थ के बेसिस पे मिल सकती है, यानी अगर आप उस कंट्री में मिले हो तो पैदा हुए हो तो फिर आपको उसके बेसिस पे सिटीजनशिप मिल सकती है, या आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिलेगी। नेचुरलाइजेशन होता है कि किसी कंट्री में आप जाके कुछ टाइम तक रहते हो, और जो वो पीरियड है वहाँ पे रहने का वो बता के होता है हर कंट्री में अपना कि अगर आप इतने टाइम तक रहोगे तो फिर आपको यहाँ पे इस कंट्री का जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी, है ना। जैसे यहाँ के लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर उनको वो वहाँ के फिर वहीं की
सिटीजनशिप उनको मिल जाती है ना, तो उसको बोलते हो आप नेचुरलाइजेशन। और एप्लीकेशन होता है जब आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो ना वहाँ की सिटीजनशिप के लिए। तो ये है, तो इन तरीक़ों से आपको सिटीजनशिप मिलती है ना। तो फिर है और भी होते हैं, तो बट अभी यहाँ पे 3 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो व्हेन द माइग्रेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द होस्ट दे आर ग्रांटेड सिटीजनशिप विच मीन्स एन्जॉइंग ऑल द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स दैट द ओरिजिनल सिटीजन्स हैव। तो बहुत बार जब माइग्रेंट्स किसी कंट्री में जाते हैं तो उनको फिर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उनको जब उस कंट्री जो कंट्री है वो अगर उनको एक्सेप्ट कर लेती है तो उनको फिर बराबर वो राइट्स मिलते हैं जो कि उस कंट्री के सिटीजनशिप को मिलते हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स को वहाँ पे मिलते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 1955 वाइल डिफाइनिंग इंडियन इमिग्रेंट, इंडियन सिटीजनशिप ऑल्सो डिफाइन इलीगल इमिग्रेंट्स। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 1955 जो है एक एक्ट, इसमें ये इंडियन सिटीजनशिप को तो डिफाइन किया ही किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनको भी बताया गया है। तो अगर इस एक्ट की बात करेंगे, इसमें एक इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। इमिग्रेंट जो होता है वो होता है कि इज़ द वन हु एंटर्स इनटू इंडिया, एक कोई ऐसा बंदा जो कि इंडिया में जो एक पासपोर्ट की वैलिड जो पासपोर्ट है उसके बगैर आए, या जो बाकी जो एक जगह जाने के घूमने के कंट्री में घूमने के जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो उनके बगैर अगर उस कंट्री में आता है तो वो एक इमिग्रेंट जो है इलीगल इमिग्रेंट कहलाया जाएगा, है ना। या जो उसको उस कंट्री की जो अथॉरिटी है उसने बोला है कि यहाँ आने के लिए आपको ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो आपके पास अगर नहीं है तो आप एक इलीगल इमिग्रेंट हो। या एनी अदर लॉ इन दैट बिहाफ और विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और द अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, या आपको जो है मतलब जो लॉ है उस कंट्री का उसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बगैर उस कंट्री में आ रहे हो, तो तब भी आप एक इलीगल इमिग्रेंट कहलाओगे। या authority as may be prescribed by or any other law in that behalf but remains there in beyond the permitted period of time। या कोई ऐसा लॉ मतलब कोई भी उस कंट्री का लॉ जिसमें बोला जाएगा कि अगर आप उस कंट्री में आए हो तो इतने ही टाइम तक रह सकते हो, तो लेकिन आप उस टाइम से ज़्यादा अगर वहाँ पे रह रहे हो तो जितना टाइम आपको अलाउड नहीं है लीगल जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के बगैर, तो आप एक इलीगल इमिग्रेंट कहलाओगे। द इलीगल इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, इनको बहुत बार जो इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं ना जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं और जिनके पास पासपोर्ट वगैरह या जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, उनको हम इन्फिल्ट्रेटर्स भी बोलते हैं। अब इन्फिल्ट्रेटर कौन होता है, आप बोल सकते हो इन्फिल्ट्रेटर वो बंदा होता है जिसको कोई कंट्री दूसरी कंट्री आपकी इस कंट्री में, जैसे 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, तो एक जो कंट्री है वो अपने किसी बंदे को दूसरी कंट्री में भेजेगी वहाँ पे जासूसी करने के लिए, ठीक है, स्पाई करने के लिए, तो उसको आप इन्फिल्ट्रेटर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका द होस्ट कंट्री कैन परसिक्यूट देम और दे कैन बी डिपोर्टेड टू द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। तो जो ये होस्ट कंट्री जिस कंट्री में अब ये बंदा आया है और इस कंट्री को लग रहा है कि ये बंदा जो है ये हमारे पे स्पाई करने आया है या इन्फिल्ट्रेटर है, तो वो कंट्री जो है उसको वहाँ से निकाल भी सकती है, उसके साथ इल ट्रीटमेंट, परसिक्यूट का तो मतलब ये है कि इल ट्रीटमेंट कर सकती है उसके साथ और उसको अपनी कंट्री में वापस भेज सकती है। ये उस कंट्री तक है कि वो क्या कर रहा है। अब है माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन में अब जो माइग्रेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बट अब हम देखेंगे 2 फेजेस में हुई इंडिया में। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है माइग्रेशन तो सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुई और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो है आज़ादी जब इंडिया को मिल गई, इंडिया आज़ाद हो गया, भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद जो यहाँ पे माइग्रेशन हुई तो उसकी बात हो रही है 2 पीरियड में, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की हम पहले बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहा है माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया बिगैन इन 3rd decade of 19th century following the occupation of territories that later constituted Assam। तो यहाँ पे आपका जब जो माइग्रेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब कब स्टार्ट हुई, यहाँ पे जब इंडिया आज़ाद अभी नहीं हुआ था, जब 1930s का टाइम चल रहा था, ठीक है, 1930s का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में नहीं तब्दील हुआ था अभी।
तो इस टाइम पे जो है असम के कुछ एरियाज़ ऐसे होते थे जो बाद में असम के पार्ट बन गए, ठीक है। इन एरियाज़ में लोग जो हैं वो आके रहने लग गए, ठीक है, और बाद में इन एरियाज़ को क्या बना दिया गया, असम का पार्ट, ठीक है। दिस माइग्रेशन अकर्ड विद द पैट्रोनेज एंड एनकरेजमेंट ऑफ ब्रिटिश। जो ये माइग्रेशन हुई थी ना इस टाइम पे, इसको किसने मतलब सपोर्ट दिया, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आएँ और रहें। ऐसा क्यों था, क्योंकि दे एनकरेज एंड पैट्रोनाइज पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स टू एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। तो वो इसलिए क्योंकि वो लोगों को अलग अलग जो एरियाज़ के लोग थे वो चाहते थे कि वो इधर आएँ और यहाँ पे इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें, ताकि ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो, है ना। जैसे कि टिलिंग होता है कल्टीवेट करना, टिलिंग होता है चीज़ें मतलब कल्टीवेट, जो फार्मर्स वगैरह जो करते हैं वही। जैसे कि क्या काम वो कराना चाहते थे इन लोगों से, जैसे कि कल्टीवेशन कराना, या जो टी प्लांटेशन, चाय की जो चाय होती है ना, जो चाय लिप्टन चाय वगैरह जो होती है, या चाय पत्ती वगैरह होती है, जो उनकी जो प्लांटेशन होती है असम में, जैसे कि हमें पता है बहुत चाय वगैरह निकलती है, तो उन खेत उसकी उस पर काम करना। डूइंग अनस्किल्ड लेबर, ऐसा काम करना जिसमें कोई आपको स्किल नहीं चाहिए होती है ना, मतलब जो कोई भी हर कोई बंदा कर सकता है वो काम कराना, जैसे मजदूरी वगैरह कराना। सर्विस इन पब्लिक, या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे कि आर्मी, ट्रेड वगैरह, इनमें काम कराना लोगों से। वो चाहते थे कि इन एरियाज़ में जो है बाकी जो इंडिया के पार्ट के लोग हैं वो इधर आएँ, जब वो इधर इनमें तब भी वो काम कर पाएंगे जब वो इस एरिया में रहेंगे। The colonial authorities realized that migration of peasants was necessary for cultivating the massive uncultivated wasteland which they discovered at the time of occupation of Assam in। तो जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थे, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ जो थे, उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर हमें जो यहाँ पे इतनी सारी जो ज़मीन है इंडिया में, जो इस एरिया में जो ज़मीनें हैं जो कि जिस पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, जो कि वेस्ट लैंड है, अगर इस पे हमें काम कराना है, इसका हमें अगर फ़ायदा उठाना है, तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पीजेंट्स को इधर जो है माइग्रेट कराना पड़ेगा, इस एरिया में लाना पड़ेगा। वो चीज़ इन्होंने कब देखी, इनको समझ आया जब इन्होंने असम को अपने अंडर ले आए थे लोग 1824 में। In order to generate revenue by increasing agricultural productivity, they decided to cultivate the wasteland। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी, एक तो अनकल्टिवेटेड लैंड पे तो इन्होंने कल्टिवेशन कराना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ साथ इन्होंने बोला अगर हमें और ज़्यादा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं इनको सिर्फ मतलब था प्रॉफिट के साथ, इनको चाहिए था हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिले, है ना, बस ज़्यादा पैसा हमारे पास आए। तो इन्होंने क्या किया कि जो है जो वेस्ट लैंड थी ना जो वहाँ पे, उस पर भी इन्होंने कल्टिवेशन कराना स्टार्ट कर दिया। फॉर दिस पर्पज द कॉलोनियल अथॉरिटीज डिसाइडेड टू पॉपुलेट असम विद माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेटल देम इन वेस्टलैंड ऑफ असम। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या कोशिश किया कि असम के जो एरियाज़ हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, ठीक है, जो भी उसके आसपास के जैसे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे या बाकी जो आसपास के लोग थे, उनको बोला कि तुम आ जाओ, इधर रहो, इधर काम करो, तो वहाँ से ताकि वो वहाँ पे आके रहें कि लैंड्स पे वेस्ट लैंड जो वेस्ट लैंड्स है असम में, उस पर रहें और उस पर फिर वो काम करें, ठीक है, खेती बाड़ी करें। द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ऑल्सो रिक्रूटेड इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर वो लेबर होता है, वो मजदूरी होती है जिसमें आप किसी को अपना बंधुआ मजदूर, पता है क्या होता है बंधुआ मजदूर, कभी सुना है आपने? बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और या स्लेव बना के रखा जाता है, यानी किसी बंदे को लाया जाता, जैसे कि मतलब वो होता था ना जो साउथ अफ्रीका से बेचारे लोगों को लाया जाता था, उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जो अंग्रेज़ थे वो काम कराया करते थे, उनको स्लेव्स की तरह उनको ट्रीट करते थे, वही होता है इंडेंचर्ड लेबर्स की, मतलब उनको पकड़ के रखते थे, उनको बोलते थे कि तुम्हें ये काम करना है, उनको मारते पीटते, उस टाइप का होता था, ठीक है। तो उनको वो कराया जाता था उनसे, जो बाकी हमारी कंट्री इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ से उनको लोगों को लाया जाता था इस एरिया में टी प्लांटेशन के लिए, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था बेचारों के साथ। बिसाइड्स फॉर फार्मिंग लैंड एंड टी प्लांटेशन देयर वाज माइग्रेशन टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ कॉलर वर्कर। इसके साथ साथ फार्मिंग वगैरह जो है लैंड या टी प्लांटेशन के लिए तो माइग्रेशन हो रही थी, इसके साथ साथ कॉलर वर्कर्स वो लोग होते हैं जो कि सूट बूट पहन के जो काम किया जाए, जैसे ना कि यहाँ पे आपके जो कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो हों, जैसे कि आपके आज के हमारे IAS वगैरह हो गए हैं, तो इस टाइप के। उस टाइम पे तो इतने लेवल पे, इतने बड़े हाई लेवल पे तो इंडियंस बेचारों को जाने नहीं देते थे ब्रिटिशर्स, बट फिर भी थोड़ा इस टाइप के जो ऑफिसर्स होंगे उनको।
समझो आप सूट बूट वाले, ठीक है। आर्टिशंस होते थे, ट्रेड, डेयरी फार्मर्स, मर्चेंट्स और लेबर फोर्स वर्किंग इन पेट्रोलियम एंड कोल इंडस्ट्रीज़। और इसके साथ साथ जो असम की कोल इंडस्ट्री या कोयले की इंडस्ट्री या पेट्रोलियम की, उसमें भी काम करने के लिए इनको ला रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड असम वाज दस एबल टू ट्रांसफॉर्म द डेमोग्राफी ऑफ द प्रोविंस, जिसकी वजह से देखो अब बहुत सारे लोग हमारे असम में आएंगे, ठीक है। तो जो असम की अपनी पॉपुलेशन है वो तो वहाँ पे है, लेकिन फिर पहले वो एक किस्म मतलब थे ना, अपने हिसाब से उनका रहन सहन सब अपना सारे सेम सारा। अब वहाँ पे क्या है, बाहर के बाकी इंडिया के पार्ट्स के लोग भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो है प्रोविंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी वहाँ का जो अपना जो वो रीजन था वो बदल रहे हैं ना, लोग वहाँ पे बदल रहे हैं, डेमोग्राफी जो है वो वहाँ की बदल रही है। तो द रिक्रूटमेंट कंटिन्यू टिल, और ये कब तक चलता रहा, 1950 तक ये चलता रहा ये सिस्टम ऐसे ही। अब है हमारा माइग्रेशन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जनरली टुक प्लेस ऑन अ रीजनल बेसिस। तो अलग अलग हर एक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रीजन के बेसिस पे, मतलब ये बोला जाता है इस रीजन के लिए हम इस तरीके के लोगों को लाएंगे जो ये काम करेंगे, या इस रीजन पे हमें ये काम कराना है तो ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। इस तरीके से वो हर एक रीजन के लिए अपने हिसाब से वो लोग ला रहे थे, लोगों को जो है माइग्रेट करा रहे थे। माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड एक्स आर्मीमैन के मेनली फ्रॉम, तो जैसे कि अगर हम नेपाल से लोग किनको बुला रहे हैं, नेपाल जो कि कंट्री है, वहाँ से लोगों को उन लोगों को जैसे कि जो दूध के साथ काम करते हैं उन लोगों को डेयरी फार्मर्स, या जो कि खेती ये ना करते थे, क्या बोलते हैं इनको, जो कि ये करते थे मतलब गाय भैंस वगैरह के साथ जो करते होंगे, उनको यहाँ पे लाया जाता था, वहाँ उन लोगों को इधर लाया जाता। और एक्स आर्मी मैन, ठीक है, तो जो आर्मी वगैरह में होते थे वो उनको यहाँ पे कहाँ से लाया जाता है, नेपाल से। वहीं पे अगर माइग्रेशन वाइट कॉलर वर्कर्स, वाइट कॉलर हो गया जो सूट बूट पहने, वाइट शर्ट वगैरह जिनका होता है, जिनका मैला नहीं होता है, मतलब कपड़ा समझो आप, जिनकी वो ऐसा काम होता है जिसमें उनको मैल, जैसे मजदूरी अगर आप करोगे तो मैल हो जाएगी ना, मतलब वो गर्दा आप पे आएगा। तो ये इनका जो सूट बूट का काम होता है इसमें क्या ही गर्दा इन पे आएगा। तो इस तरीके से इनको ना वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, इस तरीके की जॉब रखा गया है नाम। तो अंग्रेज़ों के चोंचले आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों को या ऐसे बंदे जिनको सैलरी देनी पड़ती थी मंथली, तो उन लोगों को कहाँ से लाया जाता था, बंगाल से, है ना। वहीं पे टी प्लांटेशन, चाय की खेती बाड़ी के लिए जो लोग थे वो मिक्स्ड पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे। उनको या तो ट्राइबल्स जो कि ईस्टर्न, जो इंडिया के ईस्टर्न एरियाज़ हैं या सेंट्रल एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ से उनको, और जो ट्राइबल्स होते थे मोस्टली, उनको लाया जाता था यहाँ पे। In the plain areas of Assam like Brahmaputra Valley and Barak Valley, migration was initially of landless agriculturists of Bengal who were encouraged to come and settle in these lands. तो अगर हम जो असम के प्लेन एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारा ब्रह्मपुत्रा वैली हो गया या बरक वैली हो गया, यहाँ पे किन लोगों को लाया जाता था, इनको यहाँ पे वो लोग जो जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होती थी, जो बंगाल के ऐसे लोग जिनके पास बेचारों के पास अपनी ज़मीनें वगैरह नहीं होती थी, उनको यहाँ पे बोला जाता था कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो वैसे उनको फिर बोला जाता तुम्हें ज़मीनें यहाँ पे मिलेंगी तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो वैसे इनको यहाँ पे लाया गया, कि इन्होंने लाया अंग्रेज़ों ने। असम विटनेस्ड अ लार्जर शेयर ऑफ दिस माइग्रेशन, तो असम में ज़्यादा माइग्रेशन हुई इस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर के लोगों को लाया, बाहर का यहाँ पे है कि बाहर वाला बाहर नहीं, मतलब इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के जो बाकी स्टेट्स है ना, वहाँ के लोगों को इधर लाया गया। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, असम में ऐसा हुआ है। इसीलिए आप देखो असम में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी है ये चीज़ की, या अभी जो बांग्लादेश से वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो, या म्यांमार से आ रहे हैं लोग जो वहाँ पे। तो ये है आपका The tribal areas such as Nagaland, Mizoram, Tripura did not experience in large scale migration from other parts of India except तो अगर आप ट्राइबल एरियाज जो है हमारे से नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे उतना ज़्यादा ये नहीं हुई माइग्रेशन। यहाँ पे हुई माइग्रेशन, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनकी हुई, और यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी जो कि क्रिश्चियनिज़्म को, या क्रिश्चियनिज़्म होता है जो है, मतलब जैसे कि इस रिलीजन को, क्रिश्चियन को जो है, जो ये रिलीजन है इसको क्रिश्चियनिटी, सॉरी मैं क्रिश्चियनिज्म बोल रही हूँ, क्रिश्चियनिटी को वो यहाँ पे फैलाना चाहते थे, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट है, अगर उनको बुरा लगेगा प्लीज़ मुझे आप ये नहीं लेना, तो मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आता, पढ़ा रहे होते ना तो इसमें थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग
लोग आप में से क्रिश्चियंस होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके रिलीजन को नहीं अच्छे से बोल पा रही हूँ या मैंने उनको गलत बोला, तो उसको आप प्लीज़ दिल पे नहीं लेना, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे वो आ रहे थे, ठीक है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, ठीक है। While migration for farming and into the tea plantation sector was linked with land and rural economy, migration into city was linked to, वैसे ही जैसे कि अगर हम टी प्लांटेशन वगैरह या फार्मिंग के लिए जो माइग्रेशन होती थी वो किसके साथ लिंक की जाती थी, वो रूरल इकॉनमी के साथ लिंक की जाती थी, ठीक है। और वहीं पे अगर सिटी वगैरह में जो है माइग्रेशन होती थी उसको अर्बन इकॉनमी के साथ लिंक किया जाता था। जैसे कि इसमें आपके सर्विसेज इन ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस में जो सर्विसेज वगैरह या ट्रेड बिजनेस जो है वो सारी इसमें अर्बन इकॉनमी में एक्टिविटी होती थी। रूरल इकॉनमी में क्या एक्टिविटी होती थी, टी प्लांटेशन या फार्मिंग वगैरह होती थी, जो आज भी हम बोलते हैं ना कि जो शहरों में होते हैं वो नौकरियाँ वगैरह करते हैं, जो गाँव में होते हैं वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीन था। अब है यहाँ पे हमारा कहाँ थे हम, हाँ, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट इनटू द कैपिटल रीजन ऑफ शिलोंग, मगेलिया एंड इम्फाल, मणिपुर। तो ये बात आप याद रखना, मगेलिया का जो कैपिटल है वो शिलोंग है और मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल है, ठीक है। तो जो हमारे ये शिलोंग और इम्फाल में जो माइग्रेशन हुई थी ये ज़्यादातर किन की थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ट्रेडर्स की और मर्चेंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, जो आना चाहता वो यहाँ पे आ के रह सकता था, ठीक है। कॉलोनियल इंटरेस्ट मोल्डेड द ब्रिटिश माइग्रेशन पॉलिसी, तो उसी हिसाब से जो है इनको जो जिस चीज़ में इनको फ़ायदा था ना, ये उस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को बदलते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। यहाँ पे अभी हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम इंडियंस की बात नहीं कर रहे हैं जब इंडियंस रूल करेंगे, अभी हम सिर्फ अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं। Although the colonial authorities encouraged outsiders, people from other regions to northeast India, they did not allow it in every। तो देखो ये बात अभी हमने देखी कि वो मोस्टली कोशिश कर रहे, उन्होंने अलाउ किया कि बाकी जो इंडिया के पार्ट्स के लोग हैं वो इन एरियाज़ में आए रहें, लेकिन हर एक एरिया में उन्होंने इनको आने नहीं दिया। जैसे कि कौन से एरियाज़ है जिनमें ये जो इंडियंस है, बाकी इंडियंस उनको घुसने नहीं देते थे। जैसे कि द ब्रिटिश रेगुलेटेड, उन्होंने क्या किया, एक ये किया, मतलब एक एक्ट लाया, एक सिस्टम लाया जिसको बोला जाता है इनर लाइन परमिट सिस्टम, ठीक है। उसमें ये बोला गया कि जो नॉन ट्राइबल्स होंगे ना वो ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जैसे अभी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे एरियाज़ बताए गए हैं जिनमें जो हम लोग हैं अगर हम मोस्टली जा नहीं सकते हैं, और अगर जाएंगे भी तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब कुछ चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्शंस हम पे रखी गई हैं कुछ एरियाज़ में घुसने पे, है ना, ताकि हम वो उनको अपनी तरह वो ना करें ना, चेंज करने की कोशिश ना करें। ड्यू टू सच पॉलिसी डिफरेंट एरियाज़ इन नॉर्थ, तो इन पॉलिसीज़ की वजह से हर एक जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एरिया है उसमें जो एरियाज़ है उनमें अलग अलग किस्म की अलग लेवल्स पे जो है माइग्रेशन हुई लोगों की, ठीक है। तो ये है आपका। अब अगर माइग्रेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, यानी जब अंग्रेज़ जो है अपने देश भाग गए और हमारे इंडियंस जब यहाँ पे रूल करने लगे इंडिया को, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो गया वहाँ पे, तब क्या हुआ। आफ्टर द पार्टीशन द पीपल हु मूव फ्रॉम अदर रीजन्स इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो पार्टीशन के बाद, अब हम पार्टीशन की बात करें, जब इंडिया जो है इंडिया पाकिस्तान में बदल गया था, चेंज हो गया था, तो उसके बाद फिर बांग्लादेश भी आ जाता है इसमें, है ना। तो इस टाइम पे जब पार्टीशन होता है, अभी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, जब उसका जो इंडिया के हैं मतलब इंडिया को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो मतलब इंडिया के हिस्से किए जाते हैं, मतलब तब तक तो इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री होते थे, फिर उसको मतलब ये होना पड़ा, पार्टीशन हुआ, अलग अलग हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके बाद हमने इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होता है माइग्रेंट्स की, दूसरी है रिफ्यूजीज़ की, और फिर इलीगल माइग्रेंट्स की, ठीक है। एज रिफ्यूजी क्या होता है, बाय डेफिनेशन रिफ्यूजी होता है इज़ अ पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम हिज हर कंट्री टू अनदर कंट्री। रिफ्यूजी वो बंदा होता है जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके रहने लगता है, ठीक है। जैसे कि विद ईस्ट बंगाल becoming a part of new country after partition Pakistan, migrants came to be categorized as refugees। जैसे कि ईस्ट बंगाल जो हमारा था, जो हमारा बांग्लादेश आज का है, वो क्या बन जाता है जब पार्टीशन होता है, वो क्या बन गया था, पाकिस्तान का हिस्सा, है ना। तो उस टाइम पे इधर से जो एरियाज से जो हमारे असम में, क्योंकि वहाँ से असम नज़दीक होता है ना उन लोगों को, जो बांग्लादेश है उनके लिए ईजी है यहाँ आना, है ना। तो उनके लिए वहाँ से जो लोग आ रहे थे ना, इस एरिया में आए, उनको हम रिफ्यूजीज़ बोलते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिफ्यूजीज़ एंड
illegal migrant from the neighboring countries such as East Pakistan और म्यांमार. Migration from other parts of India continued after independence. तो और भी एक तो इधर से लोग आ रहे थे और यहाँ पे आपके म्यांमार जो है कंट्री, वहाँ से भी लोग अभी भी आते हैं, है ना. अगर वहाँ पे जैसे कि अभी उनके साथ जब बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था अपनी कंट्री में, तो वो इंडिया आने की कोशिश किया उन्होंने, है ना. तो वो बहुत सारे लोग इधर आए. उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी मतलब लोग यहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए आए, जैसे कि वाइट कॉलर्स या स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स वगैरह, इसके लिए भी वो माइग्रेट करते रहे हैं, है ना. या मैनेजरियल ऐसा काम जिसमें आपको मैनेजर का काम करना पड़े. एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स वगैरह जो हैं अलग बाकी कंट्रीज से आते रहे हैं इंडिया में. टी एस्टेट्स, major oil refineries at Guwahati, Digboi and Bongaigaon. Tertiary sectors involving infrastructure needs like expansion of roads etc. तो जैसे कि देखो बड़े बड़े टी एस्टेट्स हो रहे हैं, या आपके जैसे गुवाहाटी में ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये कुछ एरियाज़ यहाँ पे आपको बताए हैं ना. तो टेरिटरी सेक्टर्स वगैरह हैं, ये जो है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा काम है, तो बाकी कंट्रीज़ के जो आसपास के जो कंट्रीज़ है उधर के लोगों को ये यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, और वो लोग जो है काम ढूंढने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, है ना, माइग्रेट हो रहे हैं. या एजुकेशनल institutions in states of Northeast India such as central universities and other central governments like the railways, postal sector, banking sector, the telephone sector also attract migration of middle class employees to Northeast India from other parts. तो इन चीज़ों के लिए भी इंडिया के बाकी, अभी हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो जो मैंने उन कामों के लिए भी इंडिया के बाकी स्टेट से जो है लोग इधर आ रहे हैं. और जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ जो अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या रेलवे हो गया, पोस्टल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, इन सब में भी लोग जो है मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहे हैं और माइग्रेट हो रहे हैं, है ना. तो ये है हमारा. अब अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट ऑन इशू ऑफ माइग्रेशन, तो इन लोग जो ये वाले लोग हैं ना, इनको आप इन्फिल्ट्रेटर नहीं बोल सकते हो, है ना, या इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये भी इंडियन है. जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पे जो बाकी इंडियंस आएंगे तो उनको ये नहीं बोल सकते हो. लेकिन अगर बंगाल का कोई मतलब वेस्ट बंगाल क्यों बोल रही हूँ मैं, बांग्लादेश का कोई अगर बंदा आता है, और अगर आपका जो है म्यांमार से कोई अगर आता है यहाँ पे, फिर उनको अगर वो मतलब उनके पास प्रॉपर पासपोर्ट वगैरह नहीं होगा इंडिया का, या उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके पास वो आधार कार्ड जैसे वगैरह हो गया, वो अगर नहीं होगा तो उनको आप इमिग्रेंट मतलब ये इलीगल इमिग्रेंट बोल सकते हो, ठीक है, या इन्फिल्ट्रेटर बोल सकते हो, है ना. तो ये हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट ऑन इशू ऑफ माइग्रेशन, अब क्या मतलब माइग्रेशन के ऊपर क्या लड़ाई है, ठीक है, मतलब क्या सीन है माइग्रेशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इस पर. माइग्रेशन हैज़ ऑफन बीन परसिव्ड एज डेट्रीमेंटल हो गया कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको खतरा पहुंचाए, है ना. तो जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोकल कम्युनिटीज़ या इंडिजीनियस लोग हैं ना यहाँ के, उनको हमेशा ये लगता रहा है, मतलब उनको हमेशा लगता है कि जो बाकी जो बाकी इंडिया के लोग जो इधर आ रहे हैं, इलाकों के लोग आ रहे हैं, या बाकी जो हैं जो इधर रहने के लिए लोग आ रहे हैं, वो क्या है, हमारे जो इंटरेस्ट, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सोशल या कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, उसके लिए वो खतरा है ना, वो हमसे वो छीन सकते हैं. दिस हैपन्स विद रेफरेंस टू बोथ काइंड ऑफ माइग्रेशन, ये दोनों जो किस्म की माइग्रेशन है ना इसके साथ होता है. जैसे कि जो आसपास की जैसे कंट्रीज़ होगी, जैसे बांग्लादेश हो गया, या वहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उससे भी उनको ये चीज़ डर लगता है. और जो इंटरनल जो इंडिया के अंदर के जो बाकी स्टेट्स है, वहाँ से जो माइग्रेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उससे भी उनको लगता है कि उनसे हमें ख़तरा है. जैसे कि उनको लगता है हमारा कल्चर जो है उस पर ये हो सकता है, असर पड़ सकता है, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हमें जो है हमारे हैं वो हमसे छीने जा सकते हैं, हमारी जो जॉब्स वगैरह हैं वो लोग ले सकते हैं, इस तरीके के डर ना. देयर हैव बीन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द माइग्रेंट्स एंड इंडिजीनियस, तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिजीनियस यहाँ के लोग हैं और माइग्रेंट्स हैं उनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं. इन स्टेट्स विद अ सब्सटेंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन द कॉन्फ्लिक्ट रिलेटिंग टू माइग्रेशन ऑफन बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स. तो जैसे कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे हमारे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होता है माइग्रेशन का वो क्या लेते हैं, वो बोलते हैं कि हम ट्राइबल हैं तो आगे जाके क्या पता है हमारा ये जो स्टेटस है इनको ना मिल जाए, तो उसके बेसिस पे भी वो उनसे लड़ाई मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है.
जैसे कि द असम मूवमेंट जो कि ये 1979 से 85 तक चला, तो ये एक मतलब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से चलाया गया था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि फॉरेन नेशनल्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहे थे उनके खिलाफ, उनको बाहर निकालने के लिए जो मूवमेंट चलाई थी वो है ये। द डिटेक्शन ऑफ बोगस। बोगस क्या होता है? बोगस होता है आपका कोई ऐसा बंदा जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो है ही नहीं, लेकिन वो उस जगह पे उसका नाम है, जो रियल लाइफ में कहीं है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे है जो बाई इलेक्शन होता है, किसी कोई मतलब किसी स्टेट में जब कोई मतलब कोई सीट खाली हो किसी पोजीशन की, किसी मिनिस्टर की, या कोई भी कुछ मतलब खाली हो उसमें, तो या टर्म ऑफ ऑफिस जो है, या फिर कोई एन इलेक्शन हेल्ड इन अ सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल अ वैकेंसी या अराइजिंग ड्यूरिंग अ गवर्नमेंट टर्म ऑफ ऑफिस, है ना। तो यहाँ पे कभी कोई ऑफिस जो है वो खाली पड़ जाता है तो उसके लिए वो इलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए तो वहाँ पे अगर बोगस यानी कोई ऐसी मतलब लिस्ट, उसको कोई किसी बंदे को पावर में लाने के लिए ऐसे ही कहीं के भी नाम उसमें डाल दिए ताकि उसको मेजॉरिटी मिले, तो वो गलत बात है ना। तो वो यहाँ पे हुआ था। तो 1979 में ये हुआ था टू मंगलदाय लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट्स लेड टू सीरीज ऑफ वायलेंस विच इंक्लूडेड द शिलोंग राइट्स। तो जब उन लोगों को पता चला कि ये हम मतलब ये तो ऐसा, ये लोग सच्ची में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो इस बंदे को जिताने के लिए ये मतलब ऐसे ही इन्होंने लिखवा दिए। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब मूवमेंट हुआ था। तो जो है शिलोंग राइट्स हुए थे, मतलब लड़ाई राइट्स होता है जब आप किसी जगह पे जाके बहुत ज़्यादा मार पीट करते हो, तो वो है प्रोटेस्ट वगैरह करते हो, वो हुआ था 1979 में। उसके बाद नेले मसाकर हुआ था, उसके बाद मंदाई मसाकर हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। द मूवमेंट एंडेड इन 1985 विद असम अकॉर्ड। तो ये मूवमेंट जो है कब ख़त्म हुए? फिर 1985 में एक असम अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया, जिसमें ये बोला गया कि विच एग्री टू कॉन्फर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया टू ऑल दोज इमिग्रेंट्स हु केम टू इंडिया अप टू। तो इसमें ये बोला गया कि उन्हीं लोगों को ये सिटीजनशिप, उन सबको ये सिटीजनशिप मिल रही है जो 1971 तक इधर आ चुके हैं, उन सबको ये सिटीजनशिप मिल रही है। इट हैड अ कैवेट दैट दोज हु एंटर्ड बिटवीन 1961 एंड 71 वुड हैव। लेकिन वो लोग जो कि 1961 से 71 के बीच में, इस दौरान, अगर उससे पहले 71 से पहले अगर आए हैं तो उनको तो मिल रही है सिटीजनशिप, लेकिन उसके बाद जो आए तो उनको 10 साल और कंप्लीट करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद उनको क्या है फिर सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमारा नया यहाँ से स्टार्ट हो जाए। हाँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको माइग्रेशन क्या होती है, रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं और सिटीजनशिप क्या होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे मतलब जो अलग अलग फेजेस हुए थे माइग्रेशन के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद हमारा रिफ्यूजीज़ है, उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में है, और द NRC एंड CAA जो 2019 में लाया था बाय मोदी गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे आपका है, ये आपको मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।